एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ के 50 सालों में सीखी वो हम सिर्फ 15 मिनट में सीख पाए? तो इसका जवाब है हाँ। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग को 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। यदि ये स्पीच आपने आज के पहले कभी नहीं सुनी है तो आपको यह स्पीच जरूर सुननी चाहिए। आज मेरा ये YouTube पर पहला वीडियो है, इसमें सारे शब्द स्टीव जॉब्स के हैं। मैं तो बस उन्हें हिंदी में आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्पीच सुनने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। आज आप ऐसी 3 कहानियां सुनने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप भी अपनी जिंदगी में खतरनाक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने मुझे इतने बड़े स्टेज पर बोलने का मौका दिया। मैंने कभी भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की और मैं आज पहली बार कॉलेज समारोह के इतने करीब पहुंचा हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा। मेरी पहली कहानी। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन करीब 18 और महीनों तक मैं इसमें किसी भी तरह आता जाता रहता था। लेकिन वास्तव में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी पढ़ाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली माता एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उन्होंने मुझे किसी को गोद देने का फैसला किया। वे बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी कि मुझे गोद लेने वाले व्यक्ति कॉलेज ग्रेजुएट हो, इसलिए मेरे जन्म से पहले ही तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद लेंगे। पर जब मैं पैदा हो गया तो उन्होंने कहा कि वे एक लड़की को गोद लेना चाहते हैं। इसके बाद मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। पिता को आधी रात को फोन आया। उनसे पूछा गया कि हमारे पास एक लड़का है, क्या वे इसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया हाँ। मेरी असली माता को जब पता चला कि वे जिस माता को मुझे गोद देने जा रहे हैं उन्होंने कभी भी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की और मेरे भावी पिता हाई स्कूल भी पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे गोद देने से मना कर दिया। और वे इसके कुछ एक महीनों बाद तभी मानी जब मेरे माता पिता ने उनसे वादा किया कि वे एक दिन मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे। 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज पढ़ने गया, लेकिन जानबूझकर ऐसा महंगा कॉलेज चुना जो कि स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज था और मेरे वर्किंग माता पिता की सारी सेविंग्स कॉलेज फीस में ही खत्म हो जाती थी। 6 महीने बाद मुझे लगने लगा था कि इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं है, पर मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा रखा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि शुरू में यह विचार काफी डरावना था, लेकिन बाद में यह मेरे लिए सबसे अच्छा फैसला बन गया। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उन कक्षाओं में प्रवेश लेना शुरू किया जो कि मुझे इंटरेस्टेड लगते थे। उस समय मेरे पास सोने के लिए कमरा भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोया करता था। कोक की बोतलें इकट्ठा कर खाने का इंतजाम किया करता था और हफ्ते में एक बार हरे कृष्ण मंदिर अच्छा खाना खाने के लिए प्रत्येक रविवार को रात 7 मील पैदल चलकर जाता था। यह मुझे काफी अच्छा लगता था। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती थी। इस कॉलेज के परिसर पर लगे पोस्टर, प्रत्येक पोस्टर पर लगा लेबल खूबसूरती से कैलीग्राफ्ट किया गया था। चूँकि मैं पहले ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुका था और अन्य कक्षाओं में मुझे जाना नहीं था, अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कैलीग्राफी क्लास में नहीं गया होता और पर्सनल कंप्यूटरों में उतनी सुंदर टाइपोग्राफी नहीं होती जितनी की आज है। जब मैं कॉलेज में था तो जीवन में आगे बढ़ने की ऐसी संभावना को नहीं देख पाया, लेकिन 10 साल बाद बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी। आमतौर पर आप भविष्य का पहले अनुमान लगाकर आगे नहीं बढ़ सकते और आप इस प्रकार कदमों को बीते हुए समय में जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि ये डॉट्स आपको भविष्य में हेल्पफुल साबित होंगे। इन्हें आप साहस, भाग्य, जीवन, कर्म या कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में इस प्रयोग ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। इससे मेरे जीवन में सभी महत्वपूर्ण बदलाव आए। मेरी पहली कहानी की सीख यही है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप विश्वास रखकर काम को करते जाए, ये आपके फ्यूचर में जरूर काम आएगा। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं भाग्यशाली था कि जीवन में मुझे जो भी कुछ करना था उसकी जानकारी मुझे काफी पहले ही मिल गई थी। वो और मैंने एप्पल को अपने पिता के गैरेज में शुरू किया था, तब मैं 20 वर्ष का था। कड़ी मेहनत करने के 10 साल बाद एप्पल मात्र 2 लोगों की कंपनी से $2 अरब की 4000 कर्मचारियों से अधिक की कंपनी बन गई थी। तब हमने अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैकिंटोश रिलीज किया। उस समय मैं 30 साल का हो गया था और इसके बाद मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी ही कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल ग्रोथ करने लगी, हमने एक इंटेलिजेंट आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वो हमारे साथ मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। शुरुआत के 1 साल में सब कुछ ठीक चल रहा था।
उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद हो गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंच गई और उन्होंने उस आदमी का साथ दिया और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कुछ महीनों तक मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था। एक बार मैंने वैली छोड़कर जाने का भी फैसला किया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं अपने काम के लिए पैशनेट हूँ। एप्पल में मेरे साथ जो भी हुआ उससे मेरे पैशन पे थोड़ी भी कमी नहीं हुई। उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन आज भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत की और अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेस्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की। और मैं इस समय एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि बाद में जाकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक असाधारण घटना के तहत एप्पल ने नेस्ट को खरीद लिया और फिर मैं एप्पल में वापस पहुंच गया। एप्पल आज भी उस तकनीकी का उपयोग करता है जो हमने नेस्ट में डिजाइन किया था। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। यह एक कड़वी दवा है, लेकिन मरीज को इसकी सख्त जरूरत है। कभी कभी आपको जीवन में ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जिस चीज ने मुझे क्रिएटिव बनाए रखा वह अपने काम के प्रति प्रेम था। आपको जीवन में यह पता लगाना होता है कि आप जीवन में किस काम से प्यार करते हैं। यह बात काम को लेकर भी उतनी ही सच है जितनी कि प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर। आपका काम एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन के बड़े से बड़े खाली हिस्से को भर देता है। महान काम करने की एकमात्र कंडीशन यही है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आपको इसका पता नहीं है तो पता लगाते रहिए। दिल के सारे मामलों में आपको पता लगेगा कि यह आपको कब मिलेगा। जैसे जैसे समय निकलता जाता है इसके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता चला जाता है। इसलिए कभी भी रुके नहीं, इसकी खोज करते रहिए। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था जो कि कुछ इस प्रकार था, अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को आखिरी दिन मानकर जीते हैं तो आप एक दिन जरूर सही साबित हो जाते हैं। इसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा और जीवन के पिछले 33 वर्ष में मैंने प्रत्येक दिन शीशे में अपने आप को देखा और अपने आप से पूछा कि अगर यह जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वह सब करूंगा जो कि मुझे आज करना है। और जब कई दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक मिलता रहा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को करते समय मैंने अपनी मौत के विचार को सबसे महत्वपूर्ण औजार बनाया, क्योंकि मौत के सामने सभी बाहरी प्रत्याशाएं, सारा घमंड, असफलता या व्याकुलता का डर समाप्त हो जाता है और कुछ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण बचा रह जाता है। मैं सोचता हूँ कि जब आप याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं तो आपका सारा भय समाप्त हो जाता है कि आप कुछ खोने वाले हैं। जब पहले से ही आपके पास कुछ नहीं है तो क्या आप अपने दिल की बात मानेंगे? करीब 1 वर्ष पहले मेरा कैंसर का इलाज हुआ। सुबह 7:30 बजे स्कैन किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से पता लगा कि मेरे पैंक्रियास में एक ट्यूमर है। मुझे पता नहीं था कि पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने मुझे पूरी विश्वास के साथ बताया कि यह एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि असाधारण है और मैं केवल 3 से 6 महीने तक ही जीवित रहूंगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने अधूरे काम निपटाऊं। डॉक्टर ने कहा कि अपने बच्चों को जो आप 10 साल में बताने वाले हैं उन्हें कुछ एक महीनों में ही बताएं। लेकिन डॉक्टर ने अपनी रिसर्च में पाया कि मैं एक ऐसे कैंसर से पीड़ित हूं जो कि ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। मेरा ऑपरेशन किया गया और अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। यह मौत के सबसे करीब होने का अनुभव था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अनुभव के बाद कुछ एक दशक तक और जी सकता हूँ। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे ऐसे न जिए जैसे कि किसी और का जीवन जी रहे हो। दूसरे लोगों की सोच के परिणामों से प्रभावित न हो और दूसरों के विचारों की बजाय अपने विचारों को महत्व दे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल की बात सुने। आपका जीवन सीमित है, इसको अपने सपनों के लिए जिए। दूसरों के बारे में सोचकर समय बर्बाद ना करें। आपके दिल और दिमाग को अच्छी तरह से पता है कि आपको वास्तव में क्या बनना है। जब मैं युवा था तब एक आश्चर्यजनक प्रकाशन द होल अर्थ कैटलॉग बिकता था, जो कि मेरी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण किताब थी। इसे मेनेलो पार्क में रहने वाले व्यक्ति स्टुअर्ट ब्रांड ने प्रकाशित किया था। 60 के दशक में अंतिम वर्षों की बात है। तब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन नहीं हुए थे, लेकिन तब भी यह गूगल पेपरबैक संस्करण था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने इस किताब के कई संस्करण निकाले और जब इसका समय पूरा हो गया तो इसे अंतिम संस्करण निकाला गया। 70 के दशक के मध्य यह अंक निकाला गया और तब मेरी आयु लगभग आपकी आयु के बराबर होगी। पुस्तक के अंतिम पेज पर सुबह की एक तस्वीर थी जिसमें ग्रामीण इलाका दर्शाया गया था। इस तस्वीर के नीचे शब्दों में लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखे बने रहो, बुरक बने रहो।
स्टे हंग्री मतलब भूखे रहो, अपने काम के लिए भूखे रहो, आपके अंदर कुछ भूख होनी चाहिए, मूर्ख बने रहो क्योंकि मूर्ख बनकर ही आप कुछ सीख पाते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप पहले से सब कुछ जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो। यह उनका विदाई संदेश था और मैंने इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे। कभी भी ये न सोचे कि आपने सब कुछ पा लिया है और आप सब कुछ पा चुके हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।